प्रिय मित्रों, इस वीडियो में हम निर्माण उद्योग में मशीनीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। हम सभी दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि वे इस वीडियो के सभी संदेशों को देखने के लिए अपने बहुमूल्य समय में से 20 से 30 मिनट का समय निकालें। निर्माण पेशेवर और छात्र के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, कैरियर की प्रगति, नौकरी से संतुष्टि और उच्च आय के लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्य विषय पर आने से पहले हम यह उल्लेख करना चाहेंगे कि कोई भी छात्र या पेशेवर किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केवल दो बातों पर विचार करने के बाद लक्ष्य बनाते हैं। एक, वांछित लक्ष्य प्राप्त करने के बाद क्या लाभ हो सकता है, और दो, वांछित लक्ष्य प्राप्त न करने पर क्या नुकसान हो सकता है। दोनों ही महत्वपूर्ण हैं और इसलिए हमें फायदे और नुकसान के बारे में गहराई से समझने की जरूरत है। पेशेवर और छात्र के लिए या तो निर्माण क्षेत्र में काम कर रहे हैं या निर्माण क्षेत्र में शामिल होने की महत्वाकांक्षा के लिए अपने ज्ञान को उन्नत करने की आवश्यकता है। YouTube चैनल इंफ्रा मैकेनाइजर उसी के लिए रूपरेखा प्रदान करेगा। हमारे YouTube चैनल इंफ्रा मैकेनाइजर को सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। यह 100% फ्री है। बिना ज्यादा समय बर्बाद किए अब हम अपना मुख्य एजेंडा शुरू कर रहे हैं। आज का एजेंडा: 1. सत्र का परिचय। 2. मशीनीकरण क्या है। 3. मशीनीकरण के लिए क्या प्रेरित करता है। 4. मशीनीकरण के क्या लाभ हैं। 5. निर्माण संयंत्र और उपकरण किस प्रकार के होते हैं। 6. निर्माण संयंत्र और उपकरण के चयन के कारक क्या हैं। 7. निर्माण संयंत्र और उपकरण के स्रोत क्या हैं। 8. निर्माण संयंत्र और उपकरण के प्रबंधन के लिए कौन जिम्मेदार है। परिचय: भारत सरकार 2025 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हासिल करने के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भारतीय निर्माण क्षेत्र पर प्रमुख ध्यान दे रही है। इसके लिए भारत सरकार विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के समयबद्ध निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए नीतियों का विकास और कार्यान्वयन कर रही है। इनसे नई चुनौतियां पैदा हुई। 1. परियोजना की जटिलता में वृद्धि। बड़े बजट और टीम के आकार, अधिक हितधारक और कम अवधि के लिए समर्पित अत्यधिक कौशल टीमों की आवश्यकता के कारण परियोजनाओं की जटिलता बढ़ गई है। एक जटिल परियोजना का प्रबंधन पारंपरिक परियोजना निष्पादन की तुलना में अधिक परिमाण की चुनौतियों की एक श्रृंखला प्रस्तुत करता है। 2. परियोजनाओं का बड़ा आकार। अब परियोजना योजना का पैमाना और गति पारंपरिक परियोजना की तुलना में बढ़ गई है। उदाहरण है: बुलेट ट्रेन, ग्लेशियरों के माध्यम से दुनिया की पहली मोटर योग्य सड़क, दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल चिनाब पुल, चार धाम एक्सप्रेसवे, चार धाम रेलवे, मुंबई दिल्ली ग्रीन एक्सप्रेसवे, शहरों में नई मेट्रो लाइनें, सागरमाला परियोजना, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, कल्पसर परियोजना, भारतमाला परियोजना, भारतीय नदियां इंटरलिंक परियोजना, जांस्कर राजमार्ग, विजिंजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह, केरल राज्य कोलाचेल बंदरगाह, तमिलनाडु वधावन बंदरगाह, महाराष्ट्र कड़ादी बंदरगाह, कर्नाटक मछलीपट्टनम बंदरगाह, आंध्र प्रदेश और सागर द्वीप बंदरगाह, पश्चिम बंगाल जेवर एयरपोर्ट, नोएडा, हादला सोलर पार्क, जोधपुर राजस्थान। भारत के प्रस्तावित बड़े बांधों में दुनिया का सबसे ऊंचा कंक्रीट ग्रेविटी बांध शामिल है, जिसे अरुणाचल प्रदेश में दिबांग बांध के नाम से जाना जाता है। किश्तवाड़ में बरसर जल विद्युत परियोजना। दूसरा सिरुवानी बांध। बांध मेकेदातु में कावेरी नदी और महानदी गोदावरी। ओडिशा में महानदी नदी पर मणिभद्र बांध के साथ लिंक और कई अन्य। क्रिटिकल प्रोजेक्ट शेड्यूल। एक निर्माण कार्यक्रम एक निष्पादन परियोजना के लिए एक समय रेखा है और निर्माण गतिविधियों के क्रम और अवधि को निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें जुर्माना और बोनस के खंड के साथ अनुसूची अनुपालन की निगरानी के लिए कई मील के पत्थर लक्ष्य भी शामिल हैं। परियोजना के क्रियान्वयन में यह एक बड़ी चुनौती है। 4. विश्व स्तरीय गुणवत्ता और सुरक्षा आग्रह। विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे को प्राप्त करने के लिए गुणवत्ता और सुरक्षा की आवश्यकता के संबंध में निर्माण परियोजनाएं अधिक मांग वाली होती जा रही हैं। यदि पारंपरिक निर्माण पद्धति का उपयोग किया जाता है तो यह चुनौती परियोजना की अवधि को प्रभावित करती है। निर्माण में देरी महंगा है और ठेकेदार को मशीनीकरण और स्वचालन को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। यदि आप प्रश्न में हैं तो कृपया अपने मोबाइल नंबर के साथ टिप्पणी अनुभाग में लिखें। हम उत्तर या हमारे अगले वीडियो में ध्यान रखेंगे। निर्माण प्रणाली का प्रकार। निर्माण प्रणाली 4 प्रकार की होती है। 1. परंपरागत भौतिक 3 लोग या और उपकरण, लोगों द्वारा निष्पादन और लोगों द्वारा प्रबंधन है। 2. मशीनीकृत भौतिक 3 उपकरण है, लोगों द्वारा निष्पादन और लोगों द्वारा प्रबंधन। 3. मेट्रोनिक्स भौतिक 3 उपकरण है, कंप्यूटर या और दूरसंचार उपकरण द्वारा निष्पादन और लोगों द्वारा प्रबंधन। 4. स्वचालित भौतिक 3 उपकरण है, कंप्यूटर या और दूरसंचार उपकरण द्वारा निष्पादन और कंप्यूटर या और दूरसंचार उपकरण द्वारा प्रबंधन। यदि आप प्रश्न में हैं तो कृपया अपने मोबाइल नंबर के साथ टिप्पणी अनुभाग में लिखें। हम उत्तर या हमारे
अगले वीडियो में ध्यान रखेंगे। मैकेनाइजेशन क्या है? मशीनीकरण निर्माण प्रक्रिया में सुधार के लिए लोगों द्वारा की जाने वाली निर्माण गतिविधियों में सहायता के लिए विशेष संयंत्र और उपकरणों के उपयोग की प्रक्रिया है। मशीनीकरण में निर्माण गतिविधियों प्रक्रियाओं का एक व्यवस्थित प्रक्रिया प्रवाह शामिल है। मशीनीकरण की बुनियादी विशेषताएं हैं। 1. मशीनरी ऑपरेटर द्वारा संचालित होती है। 2. व्यवस्थित प्रवाह प्रक्रिया से संबंधित। एक व्यवस्थित प्रवाह प्रक्रिया प्रत्येक बाद के चरण की कल्पना करने का एक तरीका है जिससे आपकी टीम किसी लक्ष्य की ओर काम करते समय गुजरती है। स्वचालन क्या है? ऑटोमेशन को एक स्वविनियमन प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है जो प्रोग्राम करने योग्य मशीनों का उपयोग करके कार्यों की श्रृंखला को पूरा करने के लिए किया जाता है जिसमें उनके सामान्य ऑपरेशन में कोई या कम लोगों का हस्तक्षेप नहीं होता है। स्वचालन की मूल विशेषताएं हैं। 1. मशीनों को बिना किसी या बहुत कम लोगों के हस्तक्षेप के साथ प्रोग्राम करने योग्य मशीनों द्वारा संचालित किया जाता है। 2. स्वविनियमन प्रक्रिया से संबंधित। स्वविनियमित प्रक्रियाओं में अंतर्निहित प्रतिक्रिया विशेषताएं होती हैं जो प्रक्रिया को स्वविनियमन की ओर ले जाती हैं। एक उदाहरण बैचिंग प्लांट ऑटो ऑपरेशन है, एक स्वविनियमन प्रक्रिया के नए ग्रेडिंग सिस्टम द्वारा मोटर ग्रेडर द्वारा ग्रेडिंग। यदि आप प्रश्न में हैं तो कृपया अपने मोबाइल नंबर के साथ टिप्पणी अनुभाग में लिखें। हम उत्तर या हमारे अगले वीडियो में ध्यान रखेंगे। मशीनीकरण के क्या फायदे हैं? 1. गुणवत्ता में सुधार करें। 2. सुरक्षा में सुधार करें। 3. तेज निष्पादन। 4. अधिक उत्पादकता। 5. लाभ में वृद्धि। 6. निर्माण लागत कम करें। 7. मैनुअल काम कम करें। 8. अपव्यय कम करें। 9. उच्च व्यवहार्यता। दोस्त, बेहतर समझ के लिए हम आगामी वीडियो में निर्माण संयंत्र और मशीनरी के लिए उत्पादकता, लागत, काम की गुणवत्ता और कई अन्य विवरणों के बारे में गहराई से बताएंगे। हम सभी से अनुरोध करते हैं कि आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने विचार और आवश्यकता का उल्लेख करें और इसे लाइक और शेयर करें। आपके दोस्त, अगर फिर भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल इंफ्रामकनाइजर को सब्सक्राइब करें। यह 100% फ्री है। इससे मदद मिलेगी और आप मेरे द्वारा अपलोड किए गए किसी भी नए वीडियो को मिस नहीं करेंगे। आइए विषय पर आते हैं। निर्माण संयंत्र और उपकरण का प्रकार। निर्माण उपकरण को दो प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। 1. उत्पादक उपकरण और 2. सहायक उपकरण। उत्पादक उपकरण उन इकाइयों का वर्णन करते हैं जो अकेले या संयोजन में अंतिम उत्पाद की ओर ले जाती हैं। हॉलर, लोडर, रोलर और एंट्रेंचर आदि। निर्माण की नियुक्ति से संबंधित संचालन के लिए सहायक उपकरण की आवश्यकता होती है जैसे कि कर्मियों और सामग्रियों की आवाजाही, होइस्ट्स, लाइटिंग सेट, वाइब्रेटर, मचान आदि। परियोजना का लक्ष्य उपकरण संयोजन का चयन करना है जो सर्वोत्तम या सबसे उचित मूल्य पर अधिकतम उत्पादकता प्रदान करता है। यदि आप प्रश्न में हैं तो कृपया अपने मोबाइल नंबर के साथ टिप्पणी अनुभाग में लिखें। हम उत्तर या हमारे अगले वीडियो में ध्यान रखेंगे। उत्पादक निर्माण उपकरणों के प्रकार। उत्पादक निर्माण उपकरण को निम्न श्रेणी में बांटा गया है। 1. हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट। हेवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट आमतौर पर भारी मशीनरी को संदर्भित करता है जो मिट्टी और चट्टान को स्थानांतरित और ग्रेड कर सकता है। उदाहरण बैकहो लोडर, डोजर, खुदाई लोडर, मोटर ग्रेडर, मोटर स्क्रेपर, स्किड स्टीयर लोडर, ट्रेंचर। 2. निर्माण वाहन। निर्माण वाहनों का उपयोग सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए कार्यस्थलों के बीच, लोडिंग डॉक और भंडारण क्षेत्र आदि के बीच। उदाहरण डंपर, आर्टिकुलेटेड डंपर, फ्लैट ट्रक, पिकअप ट्रक, ट्रेलर, पानी का टैंकर। 3. भारोत्तोलन उपकरण। भारोत्तोलन उपकरण, जिसे उठाने वाले गियर के रूप में भी जाना जाता है, किसी भी उपकरण के लिए एक सामान्य शब्द है जिसका उपयोग भार उठाने और कम करने के लिए किया जा सकता है। उदाहरण एरियल क्रेन और टेरेन क्रेन, ट्रक माउंटेड क्रेन, क्रॉलर क्रेन, फोर्कलिफ्ट, गैंट्री क्रेन, टॉवर क्रेन, मोबाइल टावर क्रेन, पिक एंड कैरी क्रेन, सस्पेंडेड प्लेटफॉर्म, बिल्डर हॉइस्ट। 4. फिशर उपकरण। पेवर एक प्रकार का निर्माण उपकरण है जिसका उपयोग सड़कों, पुलों, पार्किंग स्थल और अन्य ऐसे स्थानों पर डामर कंक्रीट या पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट लगाने के लिए किया जाता है। यह सामग्री को सपाट रखता है और मामूली संघनन प्रदान करता है। उदाहरण रोड पेवर फिनिशर, डामर फिनिशर, कंक्रीट पेवर, ड्रेन पेवर, कैनाल पेवर, क्रैश बैरियर पेवर। 5. संघनन उपकरण। कॉम्पैक्टर उपकरण एक ऐसा उपकरण है जो जमीन को संपीड़ित करने और हवा की जेबों में भरने के लिए गंदगी, मिट्टी या बजरी पर नीचे की ओर दबाव डालता है। संघनन मशीनें 3 मूल प्रकार की होती हैं: रैमर, वाइब्रेटरी प्लेट और रोलर। उदाहरण मृदा कंपैक्टर, टैंडोम रोलर, न्यूमेटिक टायर रोलर, वॉक बिहाइंड रोलर,
कंक्रीट के उत्पादन, कंक्रीट के परिवहन, कंक्रीट के पंपिंग या छिड़काव, कंक्रीट के संघनन और कंक्रीट को तोड़ने के लिए उपयोग की जाने वाली मशीनरी है। उदाहरण कंक्रीट पंप, बूम प्लेसर, ट्रांजिट मिक्सर, सेल्फ लोडिंग ट्रांजिट मिक्सर, कंक्रीट प्लांट, कंक्रीट मिक्सर। 7. टनलिंग और ड्रिलिंग। टनलिंग और रॉक ड्रिलिंग उपकरण पृथ्वी की उपसतह में बड़े छेद बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली मशीनरी है। छिद्रों का उपयोग बुनियादी ढांचा परियोजनाओं जैसे भूमिगत सुरंगों या खनिजों को निकालने के लिए किया जा सकता है। उदाहरण बूमर, ड्रिलिंग मशीन, पाइलिंग इक्विपमेंट, टनल बोरिंग मशीन, रोटरी ड्रिल, सरफेस ड्रिल। 8. प्लांट। संयंत्र को अचल संपत्ति या संपत्ति के रूप में लिया जाता है जिसे पृथ्वी से जोड़ा गया है, जबकि मशीनरी ऐसी मशीनें हैं जिन्हें कारखाने से एक छोटी सूचना पर बाहर निकाला जा सकता है। लेकिन कुछ प्लांट अब मोबाइल विकल्प के साथ भी आ रही हैं। उदाहरण क्रशर प्लांट, कंक्रीट प्लांट, WMA प्लांट और मिक्स प्लांट, सैंड वॉशर। दोस्त, बेहतर समझ के लिए हम आगामी वीडियो में निर्माण संयंत्र और मशीनरी के बारे में गहराई से समझाएंगे। यह कुछ मिनट का विवरण केवल विभिन्न संयंत्र और मशीनरी का सेट प्रदान करता है। हमारे YouTube चैनल इंफ्रा मैकेनाइजर को सब्सक्राइब करें, यह 100% मुफ्त है। आइए विषय पर आते हैं। निर्माण संयंत्र और उपकरणों की तैनाती। निर्माण उपकरणों के बेड़े की तैनाती का परियोजना के लाभ पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। किसी भी निर्माण उपकरण को साइट पर लाने से पहले हमें निम्नलिखित बातों की जानकारी होनी चाहिए। 1. वित्तीय प्रभाव। उपकरण का चयन और मोबिलाइजेशन निर्णय परियोजना अवधि के आधार पर होना चाहिए और यह वित्तीय संकेतक पर आधारित होना चाहिए। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट, ब्याज दर और पैसे के लिए समय मूल्य, समतुल्यता अवधारणा, रिटर्न की आंतरिक दर, पेबैक अवधि है। निर्माण उद्योग की आर्थिक व्यवहार्यता के लिए उपकरणों को जुटाने से पहले व्यवस्थित, पद्धतिगत और समन्वित निर्णय की आवश्यकता है। 2. कार्य की गुणवत्ता, मात्रा और निष्पादन की अवधि। हमें उपकरण जुटाने से पहले कुल परियोजना BOQ, गुणवत्ता और परियोजना कार्यक्रम पर विचार करना होगा। 3. आवश्यक कर्मचारियों का रखरखाव और परिचालन कौशल। रखरखाव कौशल उचित निरीक्षण, निदान और निर्माण संयंत्र और मशीनरी की समस्या को हल करने के लिए आवश्यक कौशल है। उनका उपयोग बुनियादी मरम्मत करने या उचित प्रदर्शन और उत्पादकता प्राप्त करने के लिए निवारक उपाय करने के लिए भी किया जाता है। 3. आवश्यक कर्मचारियों का रखरखाव और परिचालन कौशल। रखरखाव कौशल उचित निरीक्षण, निदान और निर्माण संयंत्र और मशीनरी की समस्या को हल करने के लिए आवश्यक कौशल है। उनका उपयोग बुनियादी मरम्मत करने या उचित प्रदर्शन और उत्पादकता प्राप्त करने के लिए निवारक उपाय करने के लिए भी किया जाता है। यदि आपके उपकरण का रखरखाव अच्छी तरह से किया जाता है तो इसके खराब होने की संभावना कम होती है, जिससे अपटाइम में वृद्धि होती है। उपकरण के लिए अधिक काम के घंटे, कम मरम्मत लागत और इसलिए राजस्व में वृद्धि होती है। जब लोग एक महान मशीन ऑपरेटर के गुणों के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले जिन चीजों की आवश्यकता होती है वे हैं अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी गहराई की धारणा, अच्छा हाथाक समन्वय और विस्तार पर ध्यान। भारी उपकरण ऑपरेटर को अधिकतम क्षमता पर संचालित करने की क्षमता के साथ उपकरण को सुरक्षित और ठीक से संचालित करने में सक्षम होना चाहिए। 4. उत्पादकता की गणना के लिए मापन विधि। उत्पादकता को प्रति घंटे एक इकाई उत्पादन के रूप में परिभाषित किया गया है। निर्माण प्रबंधन के लिए निर्माण उपकरण की उत्पादकता का सटीक माप महत्वपूर्ण है। निर्माण उपकरण उत्पादकता निर्माण उद्योग की समग्र उत्पादकता के साथ साथ एक विशिष्ट निर्माण परियोजना के लिए आवश्यक समय और लागत को काफी हद तक प्रभावित करती है। इसलिए परियोजना प्रबंधकों और कार्यस्थल के कर्मचारियों को निर्माण उपकरण के साथ किए गए कार्यों की लगातार निगरानी और पर्यवेक्षण करना चाहिए। 5. स्वामित्व लागत से अवगत। स्वामित्व लागत को निर्माण उपकरण से संबंधित कुल लागत के रूप में परिभाषित किया गया है ताकि इसे अपना लिया जा सके। यह लागत इस बात पर ध्यान दिए बिना है कि उपकरण नियोजित है या नहीं। स्वामित्व लागत प्रारंभिक लागत, ब्याज लागत, निस्तारण मूल्य, बीमा लागत, भंडारण लागत और करों जैसी विभिन्न लागतों का एक संयोजन है। 6. परिचालन लागत से अवगत। निर्माण उपकरण की परिचालन लागत तभी काम आती है जब मशीन काम करना शुरू करती है। परिचालन लागत संचालन की अवधि, घंटे पर निर्भर है। 7 मुख्य प्रकार की लागतें हैं जो एक उपकरण की परिचालन लागत के अंतर्गत आती हैं। मरम्मत और रखरखाव की लागत, ईंधन की लागत, टायर की लागत, फिल्टर की लागत, ग्रीस और स्नेहन तेल, उपकरण ऑपरेटर की मजदूरी, उपकरण के उच्च पहनने वाले भागों के प्रतिस्थापन की लागत और मोबिलाइजेशन, डिमोबिलाइजेशन और असेंबलिंग लागत। 7. सुरक्षित रखरखाव अभ्यास। रखरखाव में सुरक्षा का संबंध खतरे से मुक्ति, रखरखाव प्रक्रियाओं को पूरा करने की प्रक्रिया के दौरान नुकसान या चोट के जोखिम से सुरक्षा या नहीं होने से है। 8. सुरक्षित संचालन अभ्यास। ऑपरेशन में सुरक्षा का संबंध ऑपरेशन प्रक्रियाओं को पूरा
पूरा करने की प्रक्रिया के दौरान खतरे से मुक्ति, नुकसान या चोट के जोखिम से सुरक्षा या नहीं होने से है। 9. डाउनटाइम लागत। डाउनटाइम लागत वह कंपनी है जो तब होती है जब उसके उपकरण या नेटवर्क काम करना बंद कर देते हैं। डाउनटाइम की लागत का तात्पर्य न केवल प्रत्यक्ष वित्तीय हानि से है, बल्कि आपकी कंपनी पर कम से कम अन्य 4 तरीकों से प्रभाव पड़ सकता है। प्रतिष्ठा, उत्पादकता, अवसर, डेटा। 10. उपकरणों का आकार। उपकरण का आकार ऐसा होना चाहिए कि इसे अन्य इकाइयों के साथ उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। यदि चयनित उपकरण बड़े आकार का है, तो वह अधिकांश समय निष्क्रिय रहेगा या आंशिक भार पर काम करेगा, जिसका अर्थ है कि उत्पादन लागत अधिक होगी। दूसरी ओर, यदि उपकरण वांछित से छोटे आकार का है, तो उपकरण मेल खाने वाले उपकरणों के साथ काम नहीं कर पाएगा और इसलिए अन्य उपकरणों को निष्क्रिय रहना होगा या आंशिक भार पर काम करने की अनुमति दी जाएगी, जो फिर से अलाभकारी होगा। 11. काम करने की स्थिति। उपकरण को काम, जलवायु और काम करने की स्थिति की आवश्यकता को पूरा करना चाहिए। 12. निर्माण विधि। उपकरणों का चयन निर्माण पद्धति पर भी निर्भर करता है। 13. पिछला प्रदर्शन। यदि खरीदे जा रहे उपकरण नए मेक और मॉडल के हैं, तो अन्य उपयोगकर्ताओं से इसके प्रदर्शन के बारे में पूछताछ करना वांछनीय है, जो इस मेक और मॉडल का उपयोग कर रहे हैं। 14. सेवा समर्थन। सेवा समर्थन परियोजना के क्षेत्र में उपलब्ध होना चाहिए, जहां उपकरण का उपयोग किया जाएगा। बिक्री के बाद सेवा उपकरण के चयन के लिए प्रमुख मानदंड हैं। 15. परिचालन संबंधी आवश्यकताएं। 15. परिचालन संबंधी आवश्यकताएं। चुने गए उपकरण को संचालित करना और बनाए रखना आसान होना चाहिए, ऑपरेटर को स्वीकार्य होना चाहिए और इसमें कम ईंधन की खपत होनी चाहिए। 16. उपकरणों की विश्वसनीयता। परियोजना के लिए चुने गए उपकरण विश्वसनीय होने चाहिए। 17. भविष्य की परियोजनाओं में उपयोग। जब उपकरण एक परियोजना में अपने उपयोगी जीवन का केवल एक हिस्सा पूरा करता है, तो यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि उपकरण भविष्य की परियोजना में उपयोग किया जा सकता है और अप्रचलित नहीं हो सकता है। 18. मानकीकरण। परियोजना में एक ही प्रकार और आकार के उपकरणों का होना बेहतर है। इसका मतलब है कि कम स्पेयर पार्ट्स, यदि आवश्यक हो तो भागों की अधिक विनिमेयता को आरक्षित करते हैं। ऑपरेटरों के लिए इसे समझना आसान है। यांत्रिकी बेहतर रखरखाव और मरम्मत के लिए अलग होंगे, क्योंकि वे समान प्रकार के उपकरणों को संभालने में विशेषज्ञ बन जाते हैं। 19. स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता। किसी विशेष प्रकार या उपकरण का चयन करते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उपकरण के कामकाजी जीवन के दौरान स्पेयर पार्ट्स उचित मूल्य पर उपलब्ध होंगे। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि स्पेयर पार्ट्स की आवश्यकता के लिए उपकरण का डाउनटाइम अधिक नहीं हो सकता है। 20. उपकरणों की उपलब्धता। जो उपकरण बाजार में आसानी से उपलब्ध हो, उन्हें खरीदना चाहिए। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उपकरण प्रतिष्ठित है और भविष्य में भी इसका निर्माण जारी रहने की संभावना है। भविष्य के मानकीकरण और स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है। परियोजना के पूरा होने के बाद ऐसे उपकरणों का निपटान करना आसान होता है। दोस्त, बेहतरी के लिए आगामी वीडियो में हम वित्त शर्तों, रखरखाव और संचालन कौशल, उत्पादकता पैरामीटर, संचालन लागत, स्वामित्व लागत, वैधानिक आवश्यकता, सुरक्षित रखरखाव अभ्यास, सुरक्षित संचालन अभ्यास, निर्माण संयंत्र और मशीनरी की डाउनटाइम लागत के बारे में गहराई से समझाएंगे। समझते हुए हम सभी से अनुरोध करते हैं कि आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने विचार और आवश्यकता का उल्लेख करें और अपने मित्र को लाइक और शेयर करें। हमारे YouTube चैनल इंफ्रा मैकेनाइजर को सब्सक्राइब करें। यह 100% मुफ्त है। आइए विषय पर आते हैं। उपकरणों के स्रोत। उपकरणों की तैनाती परियोजना में आवश्यकता की अवधि पर निर्भर करती है। परियोजना के लिए उपकरण की आवश्यकता या तो अल्पावधि या दीर्घकालिक हो सकती है। उपकरणों के चयन और मोबिलाइजेशन का निर्णय परियोजना अवधि के आधार पर होना चाहिए और यह निम्नलिखित वित्तीय संकेतकों पर आधारित होना चाहिए। 1. कैश फ्लो स्टेटमेंट। 2. पैसे के लिए ब्याज दर और समय मूल्य। 3. तुल्यता अवधारणा। 4. रिटर्न की आंतरिक दर। 5. पेबैक अवधि। निर्माण उद्योग की आर्थिक व्यवहार्यता के लिए उपकरणों को जुटाने से पहले व्यवस्थित, पद्धतिगत और समन्वित निर्णय की आवश्यकता है। यदि उपकरण की अल्पावधि के लिए आवश्यकता है, तो किराए पर उपकरण या पट्टे पर उपकरण की सबसे अधिक सलाह दी जाती है। यदि उपकरण की लंबी अवधि के लिए आवश्यकता है, तो उपकरण खरीदना अधिक उचित है। हम या तो उपयोग किए गए उपकरणों की खरीद के लिए बात कर सकते हैं, यदि योजना संचालन कम है, या नए उपकरण खरीद सकते हैं। यदि आप प्रश्न में हैं, तो कृपया अपने मोबाइल नंबर के साथ टिप्पणी अनुभाग में लिखें। हम उत्तर या हमारे अगले वीडियो में ध्यान रखेंगे। निर्माण संयंत्र और उपकरणों का प्रबंधन।
हेड प्लांट एंड मशीनरी निर्माण प्लांट और मशीनरी के समग्र प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। आमतौर पर हेड प्लांट और मशीनरी की भूमिका वाइस प्रेसिडेंट या जनरल मैनेजर की होती है। हेड प्लांट और मशीनरी को निर्माण संयंत्र और मशीनरी के कुल संपत्ति मूल्य और संख्या या परियोजना के आधार पर एक या एक से अधिक वरिष्ठ प्रबंधक, प्रबंधक और उप प्रबंधक द्वारा समर्थित किया जाता है। भूमिका सहायक प्रबंधक, वरिष्ठ अभियंता, अभियंता, कनिष्ठ अभियंता के एक या एक से अधिक व्यक्ति वरिष्ठ प्रबंधक, प्रबंधक और उप प्रबंधक की भूमिका के प्रत्येक व्यक्ति को रिपोर्ट करते हैं। रोल फॉरमन या पर्यवेक्षक के एक या एक से अधिक व्यक्ति सहायक प्रबंधक, वरिष्ठ अभियंता, अभियंता की भूमिका के प्रत्येक व्यक्ति को रिपोर्ट करते हैं। मैकेनिक ऑपरेटर और अन्य ऑपरेटिव स्टाफ का एक समूह फॉरमन या पर्यवेक्षक को रिपोर्ट करता है। प्रत्येक भूमिका की विशिष्ट जिम्मेदारी होती है। दोस्त, हम अगले वीडियो में कंस्ट्रक्शन प्रोफेशनल, प्लांट एंड मशीनरी की भूमिकाओं और उत्तरदायित्व के बारे में विस्तार से बताएंगे। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि जब तक हम व्यापक अर्थों में अपनी जिम्मेदारी के बारे में जागरूक नहीं होंगे, तब तक हम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे और न ही हम बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। बेहतर प्रदर्शन के लिए आवश्यक कौशल के सेट को स्वयं एक्सेस करने में सक्षम हम सभी से अनुरोध करते हैं कि आप वीडियो के टिप्पणी अनुभाग में अपने विचार और आवश्यकता का उल्लेख करें और अपने मित्र को साझा करें। इसके अलावा हमारे YouTube चैनल इंफ्रा मैकेनाइजर की सदस्यता लें। यह 100% मुफ्त है।